नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बजट की संभावनाओं पर। कुछ देर बाद पेश हो जाएगा देश का बजट और देश का बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इसी बात पर रहती है कि बजट में उनके लिए क्या है। ऐसे में विकास का ये बजट विश्वास का संदेश लेकर आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और इन संकेतों को आज हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे और बजट पेश होने से पहले उन संभावनाओं को टटोलेंगे जिस दिशा में बजट संकेत कर रहा है। इस चर्चा को शुरू करते हैं। उसके पहले आपको सुनाते हैं बजट की संभावनाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या बयान आए, किस तरीके के संकेत मिले। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के बयान। 47 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला जी 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। बजट एक रूपरेखा तय करता है आने वाले 12 महीने के लिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या रहेंगी। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले कई सालों से महंगाई को कैसे कम करना है, पेट्रोलियम प्राइसेस के जो ग्लोबल दाम कम हुए हैं उसका आपने बेनिफिट अब तक जनता को नहीं दिया है। ये सारे बड़े इश्यूज हैं, लेकिन जो खाई बढ़ गई है आज अमीर और गरीब की, उसको टापने के लिए या लोगों को अपने हाथ मजबूत करने के लिए सरकार का कोई क्लियर कट विजन नहीं है। प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार है, अखबार टीवी है, अपनी पीठ थपथपाना है और सब लोगों से वाहवाही लूटनी है। लेकिन धरातल पर एक्टिवली आपने जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, नौजवान हैं, उनके लिए आपने टेंजिबली आने वाले समय के लिए क्या एक विजन रखा है, वो सरकार ने अब तक दिया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये 1 तारीख का जो बजट होगा इसमें कुछ सरकार सबक लेगी और आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम उठाए। जी, तो आपने सुना किस तरीके के बयान हैं और उम्मीदों से भरा हुआ ये बजट होगा, ऐसी प्रतिक्रियाएं सरकार की ओर से आ रही हैं। तो विपक्ष उसमें से खामियां गिनने के लिए तैयार बैठा है। क्या क्या खामियां हो सकती हैं और किस तरीके की खामियों से भरा होगा ये बजट, ये विपक्ष बखूबी बता चुका है। लेकिन जनता क्या कहती है, आम लोगों की राय क्या है, संभावनाओं पर आम लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्रीय बजट जो आ रहा है तो इसमें अभी कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि छत्तीसगढ़ की जो विकास योजनाएं हैं वो अभी रुकी हुई है बहुत सारे। तो वो विकास योजनाएं पूरी तरह से चले। गवर्नमेंट की ऐसी नीति होनी चाहिए कि बाहर के लोग आए और अधिक से अधिक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करें, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और उससे बजट से तो हमको बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट हो। मिडिल क्लास का विशेष ध्यान रखा जाए। खाने पीने की जो भी चीज़ है, दूध है, ये इस पे खाने पीने का अनाज है, इन पे जीएसटी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। ये हमारी एक डिमांड है। अभी 1 साल में सोने का रेट मान के चल लीजिए 2.5 गुना बढ़ गया है। 1 लाख पिछले साल था, चांदी 1 लाख था, आज वो 4 लाख हो गया। तो आम आदमी जो एक छोटा मोटा इन्वेस्ट करता था वो सब खत्म हो गया, उनके दायरे से हट गया है वो। और खाने पीने में जो है बिल्कुल जीएसटी को एकदम नॉमिनल कर देना चाहिए। मैं यही चाहूँगा मैं सरकार से कि मध्यम वर्ग अच्छे से जी सके, खुशहाली से रह सके। तो सुना आपने, मध्य वर्ग ज़्यादा अर्थशास्त्र के आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता। उसकी तो एक ही उम्मीद है कि उनके लिए बेहतर क्या है, चीज़ें सस्ती हो, ये सभी चाहते हैं। और इसीलिए लोगों की उम्मीदें इसी बात पर टिकी है कि क्या चीज़ सस्ता होने वाला है। तो लोगों की बात भी सुन ली, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, छत्तीसगढ़ में क्या सोचते हैं लोग, बजट किस तरीके का आएगा, पक्ष विपक्ष क्या सोचता है, वो भी आपको सुनाते हैं। लगातार बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा
नारी सबको केंद्रित करते हुए बजट पेश हुआ है। और ये आने वाला बजट भी प्रदेश के लिए खुशहाली का बजट होगा। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, व्यापारियों के लिए सर्वहारा वर्ग का संतुलित बजट आएगा। और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछले बार हाथ से लिखा हुआ बजट और गति का जो उन्होंने परिभाषा करते हुए बजट पेश किया था, उसको प्रदेश में चरितार्थ करने का 1 सालों में हमने काम किया है। और निश्चित रूप से ये खुशहाली का बजट आएगा और छत्तीसगढ़ के विकास का बजट होगा। बजट में उम्मीद इससे क्या करेंगे? रोजगार इन्होंने छीन लिया, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, अब तो मनरेगा भी मजदूरों से छीन लिए, जीएसटी में वैसे भी कमर टूटी हुई है व्यापारियों की। तो इससे उम्मीद कुछ तो नहीं किया जा सकता, केवल झुंझुना पकड़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। पिछले समय बजट में भी बड़ी चर्चा की थी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। अभी केवल ये है कि शराब और सिगरेट, चॉकलेट यही सस्ता होगा, इससे उम्मीद ज्यादा कुछ नहीं है। उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर आपने सुना लोगों को क्या कह रहे हैं और राजनीतिक दल का नज़रिया क्या क्या है वो भी आपके सामने आ चुका है। ऐसे में इस बजट की सारी संभावनाओं, पहलुओं को टटोलने के लिए आज हमने अलग अलग पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्थशास्त्रीय नज़रिया शेयर करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और एक और अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हमने राजनीतिक दलों से अलग हटकर इस बजट की चर्चा को बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले शुरुआत क्योंकि सरकार में बीजेपी है तो उनसे करते हैं कि पिछली बार बजट में तो टैक्स में एक भारी भरकम छूट देकर काफ़ी हद तक मिडिल क्लास को राहत मिली थी। इस बार क्या नया करने वाले हैं मोदी जी, सीतारमण जी, राजीव जी, आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले मैं अपने दोनों जो गुरुजन बैठे हैं, दोनों विद्वान बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूं। आपको भी नमस्कार। बजट एक समय में बहुत हमारे मन में उथल पुथल मचाता था कि क्या होगा, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या चीज़ें महंगी होगी। और एक समय तो ये भी कयास लगाया जाता था कि बजट का मसौदा बड़े जो उद्योगपति उनके पास पहुंच गया है, या वो अर्थशास्त्र जो वित्त मंत्री है उनको कुछ सूत्र दिया करते थे। लेकिन आज उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए हैं। अगर मोहन जी अगर हम विश्व की परिस्थिति देखते हैं तो अमेरिका एक युद्ध उन्माद की ओर है और वो अपने मोनोपोलिज्म के लिए जो तीसरी दुनिया के देश या दूसरी दुनिया के देश, उनके ऊपर वो बहुत दबाव डाल रहे हैं। और ये जो जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ा दिया गया, तो देखिए सबसे पहले तो विश्व की परिस्थिति की युद्ध उन्माद, इधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, ईरान के ऊपर एक संभावित युद्ध मंडरा रहा है। तो एक युद्ध उन्माद की स्थिति में विश्व का 3 हिस्सा विश्व एक युद्ध उन्माद में, स्थितियाँ सामान्य नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हमें अपना भी रक्षा, और चूँकि दक्षिण एशिया में भी बहुत तनाव है, नेपाल में सरकारें अस्थिर है, श्रीलंका में सरकार स्थिर है, बांग्लादेश में आईएसआई की समर्थित सरकार वहाँ पर काम कर रही है। तो एक विकट परिस्थिति है। तो जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा में जा रहा है, और वो ठीक है, क्योंकि हमें हम अगर अपने रक्षा पंक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, और अभी तो रक्षा में भी 5th जनरेशन जिससे कहना चाहिए, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, तो उससे सुसज्जित होने के लिए हमारी वायुसेना जो रक्षा पंक्ति है उसको मजबूत किया जाएगा, और उस बजट में उसका बहुत बड़ा एक भाग रहेगा। और दूसरी बात क्या रहता है, तो हम जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तपेश जी के लिए, चंद्राकर साहब के लिए, तो हमारे लिए जो लगता है कि सड़क और रेल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत काम किया जाएगा। और उद्योग, अभी जो लड़ाई है, आज का लड़ाई हथियार के अलावा व्यापार से की जाती है। यानी आप जितना डंपिंग दूसरे देशों में करिए,
आपका उत्पाद जहां जाए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले और हमें जो हम निर्यात ज़्यादा करें, आयात कम करें। तो देखिए देश में कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना पीरियड है, एक अच्छा विकास हो, समेकित विकास और संतुलित विकास, वैश्विक अर्थशास्त्र और पूरे जो अर्थशास्त्र का कहना चाहिए, छोटे छोटे उद्यमी, जिस प्रकार से सरकार ने कोशिश किया कि छोटे उद्यमी रोजगार के ऊपर, आप नौकरियों के ऊपर आश्रित न रहे, अपना स्वरोजगार एक संभावना टटोले, और उसमें जो हम कह सकते हैं कि उसमें एक भारत में एक बड़ी प्रगति, एक बड़ी छलांग लगाई, जो न्यू एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, जो नव उद्यमी है, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ही है। तो उसके बढ़ने से रोजगार सृजन के ऊपर सरकार और ध्यान देगी, और रोजगार सृजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी सड़क बनानी पड़ेगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा, उसके ऊपर सरकार बहुत ध्यान देगी। चलिए, तो सरकार के प्लान काफ़ी ज़्यादा हैं, हालांकि बजट कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन मोदी जी की एक कार्यशैली है, उसके हिसाब से लग रहा है कि वो किस तरीके से किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन इस समय आर्थिक रूप से कई चुनौतियों का सामना देश कर रहा है, उनका क्या बजट पर असर पड़ेगा, जानने के लिए पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का, उनसे समझते हैं कि एक और यूरोपियन यूनियन से हमारा समझौता, दूसरी ओर अमेरिका का टैरिफ अभी भी लगा हुआ है, उन सब के बीच इस बार का जो बजट है वो कितनी चुनौतियों के बीच मोदी जी पेश कर रहे हैं, उनकी सरकार किस तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ों को, कि बजट काफ़ी बड़ा, बेहतर होगा या फिर कुछ चुनौतियों से भरा हुआ होगा? अजय जी। देखिए मोहन जी, आर्थिक सर्वेक्षण जो आया, आर्थिक सर्वेक्षण एक सकारात्मक वाइब्रेशन तो बना करके चला गया, जिसमें 7.4% रियल जीडीपी की बात हुई। ये रियल जीडीपी क्या होता है, आपके दर्शकों के लिए साझा कर दूं। जी। इसमें किसी ईयर्स को बेस माना जाता है, और उस समय का कीमत और वर्तमान समय का उत्पादन, ये रियल जीडीपी कहलाता है, और ये 7.4% है। नॉमिनल जीडीपी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 8% है। अब यहीं पर 8% में नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को घटाते हैं तो 0.6% ही इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। इंटरनेशनल ये पोजीशन में डॉलर से क्या कंपेयर है उसमें भी नहीं था। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार सबसे बड़ा गिफ्ट ये दे रही, और लगातार कई वर्षों से दे रही मोहन जी, वो है कैपेक्स, मतलब पूंजीगत व्यय सरकार खर्च कर रही है, और यही यह अपील किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे। साथ ही साथ ये जो राजकोषीय घाटा है मोहन जी, केंद्र सरकार का, वो तो मैनेजेबल है, लेकिन आर्थिक सर्वे में जो कहा गया है कि राज्य सरकारें जो राजकोषीय घाटा को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण से जैसा और हमारे जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए उसमें अड़चने आ रही, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकारों के द्वारा लोन लिया जा रहा, जिसके और लोन को चुकाने के लिए लोन, ये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया। अब इसको हम दूसरे एंगल से ले, जैसा राजीव जी बहुत सुंदर एक सेंटेंस बोले थे, वो करंट घाटा जो हमारा बढ़ रहा है, आयात और निर्यात शब्द का प्रयोग किए, तो यहां पर जिस तरह से रुपया का अवमूल्यन हो रहा है वो चिंता का विषय है, और सीतारमण जी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि रुपया जब गिरेगा तो टर्म अभी तो नहीं, लेकिन ये 6.5% गिर गया, मिडिल टर्म्स में इसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो एक समस्या आएगी। इसमें एक और बड़ी बात कही गई है कि एफडीआई के ऊपर, और एफडीआई भी दो तरह से, पहला एफडीआई जो जिसे कहते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, जो फॉरेनर एनआरआई वगैरह जो पैसा भेजते हैं, इसमें जरा कमी आ रही है। इसके ऊपर सरकार क्या अपना
मेक इन इंडिया को ज्यादा महत्व देगी, जिसके कारण से यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो रुकावट बन रही है, जिसमें यह भी कहा गया है कि वे कौन लोग हैं जो परमिट कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, हम जो अपना गुड्स पर्टिकुलर खास तौर से कमोडिटी जो बाहर भेजते हैं और वो विदेश में रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो महीन भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर आफ्टर ऑल भारत सरकार का जो बजट है वो कैपेक्स सबसे महत्वपूर्ण है। कैपेक्स में कितनी राशि रखती है, मतलब पूंजीगत व्यय, और उसी में चाहे शिक्षा हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एनर्जी हो, या डिजिटल क्षेत्र हो, या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, या कोर सेक्टर हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब शामिल है मोहन। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूँ। ठीक है, और सभी बजट को लेकर आशावादी हैं। एक टिप्पणी तपेश जी की भी सुन लेते हैं। तपेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब बातों पर कि हम काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बजट पर? देखिए, ये बजट जो आने वाला है, ये तो सर्वप्रथम ये बात के चलिए कि पहले राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर किया जाएगा, चाहे राष्ट्र के विकास के लिए हो, पूंजीगत निवेश के लिए हो, चाहे वह आपके उत्पादन में वृद्धि के लिए हो, या शिक्षा के स्तर में विकास के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए हो, परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए हो। इन सब चीज़ों से पैसा बचने के बाद समाज कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। समाज कल्याण की योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा तो एक कॉमन फैक्टर आता है स्वास्थ्य का, और दूसरा आता है शिक्षा का। स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा निवेश मिलेगा। अब इसके बाद एक और जब हम बांटते हैं तो बजट में हम 4-5 चीज़ें देखते हैं मुख्य रूप से, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेक्टर होता है कृषि, जिसे किसान सबसे ज़्यादा अपने समर्थन मूल्य के लिए अड़े रहते हैं। इनके संतुष्टि के लिए कोई एक बिंदु रखा जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फसल अचानक चौपट हो रही है, तो इन चीज़ों की भरपाई के लिए थोड़ा सा संशोधित प्रारूप में कृषि बीमा की योजना आ सकती है। इसके बाद आती बातें आम नागरिकों की, तो गरीब वर्ग को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्ण रूप से विस्तार और उसके सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। राशन की व्यवस्था को यथावत रखने की मांग हो रही है। मध्यम वर्ग के चाहता है कि उसके दैनिक उपयोग की चीज़ों पर जीएसटी कम हो, इनकम टैक्स के रेट में थोड़ा सा जो सरलीकरण हो, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें, और आदमी उसको समझ सके और आसानी से उसका निराकरण कर सके। क्योंकि हर आदमी को, मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिटर्न सबमिट करने का लगने वाला आर्थिक बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण इतना सरलीकरण किया जाए कि आदमी स्वस्फूर्ति भर सके, इसके बारे में शायद विचार होगा। तीसरा, आदमी सोच रहा है मध्यम वर्ग का कि 8वां वेतनमान आ जाए, शासकीय सेवक जो चाह रहा है। यह 8वें वेतन के बारे में कोई बात कही जाएगी, और मुझे विश्वास ऐसा होता है कि जीएसटी जो ग्रेजुटी जो है वह अब तक के 20 लाख रुपए था, उसको बढ़ा के इस बार शायद 30 लाख कर दे। ये प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक होगी। परिवहन की व्यवस्था गांव से शहर और शहर से सीमा तक सख्त परिवहन व्यवस्था होगी, चाहे वायुयान की हो, रेलवे की हो, चाहे सड़क की हो। समग्र चीजों पर विकास करते हुए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वो करेंगे। पर एक चीज और सामने आई है कि जितना हम शिक्षा दे रहे हैं, जितना हम विनियोग करने पर, नए बाजार लाने पर खर्चा कर रहे हैं, उतना रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार का सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित है, वो है पर्यटन विकास। पर्यटन विकास के लिए वो चाहे धार्मिक केंद्र हो, चाहे ऐतिहासिक केंद्र हो, या प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र हो, वहां पे वह सड़कों का जाल फैलाकर उनके क्षेत्रों का विकास करके लोगों को वहां प्रोत्साहन दे रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और उससे बहुत रोजगार मिल रहा है। आप देखिए, पहले मध्यम वर्ग पर्यटन के लिए नहीं जाया करता था, सब परिवार किसी अवसर की तलाश में रहता था। अब वह जाने लग गया है। तो भारत को ये समझ में आ गया है, सरकार को ये समझ में आ गया है कि यदि अगर हम पर्यटन के विकास और उसके विनियोग पर थोड़ी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो पर्यटन के साथ साथ रोजगार का भी विकास होगा, और राष्ट्र के पास विदेश से आने वाले पर्यटकों से विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे हमको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की है निर्यात पर, वह है अमेरिका।
काफी ज्यादा टैरिफ लगाया है, उसकी इस टैरिफ लगा देने का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर हमने उससे अपनी करवट बदली, देखिए मैं इस बात में प्रधानमंत्री जी की काफी तारीफ करता हूं, उन्होंने 10 वर्ष पहले भांप लिया था कि ऐसी परिस्थितियां आई तब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने स्वदेशी का सूत्र अपनाकर मेक इन इंडिया को लागू करके अब एआई को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हर व्यक्ति के हाथ में काम देने की योजना जो लगाई है, इसका यह प्रभाव हुआ कि अमेरिका की इस टैरिफ पर हम पे फर्क नहीं पड़ा। वो देश जो खुद लगा के अपने यहाँ कर वसूली करके सामान मंगा रहा है, उनके ही उपभोक्ता, उनके ही नागरिक उससे प्रताड़ित होंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प खुला है। अगर वहां नहीं जाएंगे, हमने विदेशी व्यापार के नाम पर यूरोपियन काउंसिल से जो समझौता कर रहे हैं, उसका लाभ और बाजार दोनों हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे विकास का दर लगातार बढ़ता हुआ मुझे दिखता है। ठीक है, और यही है मोदी जी की नीति भी कि भाई आपदा में वो अवसर खोज लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, ये कितनी बड़ी जो आपदा थी टैरिफ की, उसमें कितना अवसर हमारे लिए दिख रहा है बजट में? ये अवसर दिखाई भी देगा क्या? देखिए, टैरिफ का जो विषय है, तो जिस तरह से हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, एशियन अन्य कंट्रियों के साथ या फिर दूर दराज के यूरोपियन राष्ट्रों के साथ जो सेटलमेंट किए हैं, वो एक फ्रूटफुल गति तो दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर वो तत्काल कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है, चाहे आईटी सेक्टर हो या जिस तरह से ट्रंप का मिसबिहेव रहा है, कल परसों भी जिस तरह से भारतीयों को वहां से भेजा गया, तो ये क्या है, इंटरनेशनल जो मैनर्स होता है उसके तो विपरीत जाता है। दूसरी बात है, हमारे लिए हम ही स्वयं बहुत बड़े मार्केट हैं मोहन जी। अमेरिका कब तक हमारी उपेक्षा कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, मक्का खरीद लो, सोयाबीन खरीद लो, डेयरी उत्पाद खरीद लो, यही तो मामला है ना। हाँ, सपेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर एक संभावना और बनती है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में झलका, 771 पे थे आर्थिक सर्वेक्षण में, वो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ये जो बात है ना एमएसपी का, एमएसपी के ऊपर एक विषय अलग है, वो डिबेट का विषय है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जब बढ़ाएंगे वो किसानों के लिए फलदायी साबित होगा। इसके अलावा एक बात है मोहन जी, और वो है आउटवर्ड एफडीआई। इसका मतलब है हमारे निवेशक अन्य देशों में जो निवेश कर रहे हैं, सरकार कभी कुछ नहीं कही, लेकिन सरकार अब अपील कर रही है आर्थिक सर्वेक्षण में कि आप अपना निवेश इंडिया में बढ़ाइए। तब मिल करके ये जो चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री जी द्वितीय क्वार्टर की बात की इस सेंचुरी का, तो उसको साकार करने के लिए सबको निवेश करना चाहिए। लेकिन एक बात और है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और डॉलर विश्व के अन्य करेंसियों के मुकाबले भी काफी गिरा। ये जो उथल पुथल है, तो यहां पर हमारा जो आरबीआई है, और आरबीआई सतत निगरानी करती रहेगी, तो इसका राष्ट्र को कतई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात और है मोहन जी, और वो है कि लगभग सीतारमण जी के पास 6.5% रुपया का अवमूल्यन हुआ है, तो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान है, उसको वो किस ढंग से उनका भरपाई करती है। तो यहाँ जो बजट में अलग अलग विभागों में जो आवंटन होगा, उस आवंटन का कल बजट प्रस्तुतिकरण के बाद हम लोग शाम को चर्चा करेंगे, लेकिन वो महत्वपूर्ण होगा। एक बात और है जो जिसके ऊपर आ सकती है बात, वो है कि राज्य सरकारें अपने राजकोषीय घाटा को कम करें। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अर्थशास्त्र तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का नियम इसमें लागू होता है कि उल्टा पुल्टा चले तो कहीं पर भी चोट पहुंच सकती है शरीर को।
वैसा ही अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए मैं अच्छा, इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम में संभावना है कि सीतारमण जी उसको और आकर्षक बनाने के लिए 24 लाख के बाद जो 30% लग जाता है, वे भी उसमें कुछ संशोधन करे या कुछ स्लैब में चेंज करे। लेकिन ठीक है, यहाँ पर मूल बात यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम अब अपना आखिरी सांस गिन रही। ठीक है, और काफी हद तक दोनों अर्थशास्त्रियों की बातों से साफ है कि अर्थ की स्थिति मजबूत है, अर्थव्यवस्था बेहतर गति में चल रही है। और ऐसे में हम उम्मीद यही करते हैं सरकार से, राजीव जी, कि हमारे लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है, क्या निकलेगा हमारे लिए जो फायदेमंद होगा। ये उद्योगपतियों के लिए और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ हो जाता है, आम आदमी के लिए क्या दे रही है सरकार। देखिए, जैसे डॉक्टर अजय साहब ने कहा, आदरणीय तपेश जी ने कहा कि अर्थशास्त्र सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने कहा कि अगर हम टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो हमें गड्ढे में गिरने का भय है। तो जब देश और देश की अर्थव्यवस्था सही क्रम पर चलती है, अपने आवेग में चलती है, तो बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। और देखिए, कुछ होती है लॉन्ग टर्म, कुछ होती है शॉर्ट टर्म। अगर हम सोचेंगे हमें तात्कालिक क्या फायदा हो रहा है, मुझे याद है कि एक बार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कभी कभी देश को चलाने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। तो अभी कम से कम इतना हम आशान्वित है कि कोई कड़वी दवा, इन्हें बहुत कड़वी कोई की दवा नहीं दी जाएगी। जो हमारी सुख सुविधाएं की चीजें वो है, हो इलेक्ट्रॉनिक में एक ऐसी संभावना है, चूंकि जो एआई युद्ध चल रहा है, कि दर और कम हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और हो जाए, और खाद्य जिस प्रकार से भंडारण हो रहा है, आयात निर्यात बराबर चल रहा है, तो बिल्कुल जो निम्न तबका है, अति निम्न तबका है, उनके लिए भोजन की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो जिन्स हैं, जो जरूरी जिन्सें हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य तेल से लेकर अनाज, उसमें कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा। यानी आम आदमी अपना जीवन सर्वसुलभ ले सकता। टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। जब जिस प्रकार से यूरोप का बाजार खुल रहा है, तो बाजार सुस्त था, बाजार वापस बढ़ रहा है। बांग्लादेश का बाजार बंद हो गया है। तो कुल मिलाकर जो सूरत, बंबई का टेक्सटाइल मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है, और बाकी जो हमारी मार्केट है, उसको एक नया मंच मिल रहा है यूरोपियन देशों से। तो कुल मिलाकर हम आशावादी हैं, हम तीनों आशावादी हैं। और आपके दर्शकों को भी हम बता दें कि कोई कड़वी दवा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको देश के साथ चलना पड़ेगा साहब। ठीक है, और लेकिन कुछ बीमारियों को या फिर कहें कुछ बाहर के हमलों को रोकने के लिए कड़वी दवा भी जरूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो ना मिले और ना कोई ऐसी स्थिति बने। लेकिन बजट से यही उम्मीद है कि जैसे सीतारमण जी मीठा हलवा सबको खिला रही हैं, वैसा मीठा हलवा हमको मिले। बजट आएगा तो और पैनलिस्टों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल राजीव चक्रवर्ती जी को बहुत धन्यवाद, तपेश गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।